हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उजैर यूनुस है और आज मेरे साथ असफी साहब मौजूद हैं जो कि फाउंडर हैं नेट एक्विटी के। और उनका गोल जो है नेट एक्विटी की, अगर आप वेबसाइट पे जाएं या उनकी टेड टॉक सुने या मीडियम आर्टिकल्स पढ़ें, तो इंटरनेट फॉर ऑल एट अ चीप लो रेट एक्सेसिबल टू एवरीबडी, दैट्स हिज मिशन। And it is a big mission and I think it is a very important mission बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए जहां access to internet is still lacking. तो पहले तो आसफी, वेलकम टू पाकिस्तानमी एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। No, thank you. मैं बहुत खुश हूँ. I'm having this conversation. I've enjoyed following you a bit on Twitter and just getting to know you virtually. So normally, yeah, I'm equally excited as there. Thank you very much for inviting me. सो लेट्स जंप इन। पहले तो शुरुआत करते हैं कि आप नेट इक्विटी के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्यों आपका मिशन है इंटरनेट फॉर ऑल, Yeah, इज योर ड्रीम, एंड क्यों इंटरनेट एक्सेस जो है वो इतना जरूरी है पर्टिकुलरली इन द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। यार मतलब इंटरनेट ने मेरी जिंदगी बदली, राइट, बहुत बड़ी तरीके से. मतलब मुझे पहली बार इंटरनेट एक्सेस मिला, मैं 13 साल का था, सियालकोट में बैठा हुआ था. ठीक है, मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने फादर को कि उनके पास उनको ख्याल आया कि यार इंटरनेट होना चाहिए घर पे, राइट, 1996 में. एंड मतलब एक जो चीज एम्फोसाइज करना चाहूंगा अपने डैड के बारे में, मतलब उस वक्त फादर वाज इन द आर्मी एंड एक आर्मी कैंटोनमेंट में इंटरनेट लाना एक काफी मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज थी, बिकॉज लोग परेशान थे आर्मी के अंदर भी कि भाई इससे कोई सीक्रेट्स लीक तो नहीं हो जाएंगी, ये कोई थ्रेट तो नहीं है. लेकिन मतलब मेरे वालिद के लिए इम्पोर्टेंट था कि यार नहीं, ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये कम्युनिकेशन टूल है, लोगों के पास होना चाहिए. खैर, वो जो एक आई वुड से ग्रैंड प्रिविलेज मुझे मिला है 1996 में, उसने मेरी दुनिया बदल दी है. मतलब मुझे बहुत बहुत कमाल किस्म की अपॉर्चुनिटीज मिली हैं इस चीज की वजह से. मुझे दूसरे कल्चर्स को समझने की अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे अपनी बिगेटरी को क्वेश्चन करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे एक स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे एक करियर मिला है जिसने मुझे सब कुछ दिया है. मतलब मैं कहता हूँ कि इस चीज की बगैर मेरी आज जिंदगी बहुत फर्क होती. एंड मुझे पहली बार जब ये चीज हिट की कि ये हमने एटलीस्ट जो कवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी डिटेल में थोड़ी देर में जाएंगे, बट जो एटलीस्ट जो सेल टावर का कवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर जगह हमने बना लिया है. फिर भी आधी दुनिया ऑनलाइन नहीं है. और आप काफी सारे ये टावर देखें, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में बड़े बड़े होते हैं, काफी खाली इनमें जगह भी नजर आती है. तो बंदा कहते हैं मसला क्या है यार, कैपेसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों नहीं है लोग. वो जो ऑब्जर्वेशन थी ना, उसने मुझे काफी पागल कर दिया अराउंड 2015-16. एंड उस वक्त मतलब मैं ऐसी स्टेज पे भी था कि मैंने कहा यार मतलब मैं कुछ अपना पर्पस भी ढूंढ रहा था जिंदगी में. ये एक सवाल है मेरे लिए, मैं बहुत लिखता हूँ इसके बारे में कि व्हाट मैटर्स टू मी एंड व्हाई, मेरी कन्विक्शन कहाँ से आती है. और उसके जवाब में जो चीज सबसे लाउड एंड क्लियर मुझे मिली थी वो ये थी कि नहीं यार, ये इंटरनेट फॉर ऑल की जो मसला है ना, ये हल करना है और ये इस पे जिंदगी डेडिकेट करनी है. मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कंपनी क्या बनेगी, लेकिन मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना, आई फॉलन इन लव विद द प्रॉब्लम. एवरीथिंग दैट्स हैपेंड माइग्रेटिंग टू अमेरिका, नेट एक्विटी, मतलब जितना कुछ हुआ है वो इस प्रॉब्लम को चेज करने में है. तो इंटरनेट बहुत पर्सनल है. मतलब मेरी अम्मी जोक करती है मेरे लिए, वो कहती है ये तुम्हारा नया मजहब बन गया, राइट, लाइक इंटरनेट हैज काइंड ऑफ बिकम द थिंग दैट आई सर्व नाउ. एंड या यार, आई थिंक लाइक मतलब बहुत कमाल चीज है जो और ट्रेजेडी है कि हम ये आधी से ज्यादा दुनिया को नहीं दे सकते. आई एग्री एंड आई थिंक मैं अपनी जिंदगी अगर देखूं तो मुझे याद है जब साइबर नेट की कनेक्शन घर में आई और उस पे ऑब्वियसली शुरुआत जो जर्नी थी वो ये थी कि आप बैठ के MIRC पे चैट कर रहे हैं, चुगल कर राइट, रहे हैं, राइट. लेकिन राइट. फिर हुआ कि नैपस्टर पे गाने डाउनलोड हो रहे हैं या MP3 डाउनलोड कहीं और से हो रही है, वो भी लीगल था लेकिन कर रहे थे उस वक्त. और फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि ये चीज है क्या, एंड द वर्ल्ड राइट, opens up, right, as you said. राइट. तो मसला है क्या, लाइक इन अ वे मुझे याद है, आई रिमेम्बर इन माय लास्ट जॉब टॉकिंग टू अ कॉलीग ऑफ माइन जो मैक्सिकन था. तो वो जोक कर रहा था, वो कहता है यार उजैर दुनिया ऐसी बदल गई है कि देखो मैक्सिको में जो है अगर आप टेलीकॉम लाइसेंसेस और स्पेक्ट्रम लिबरलाइज कर दें तो टावर्स खड़े हो जाएंगे एंड मोर पीपल विल देन हैव एक्सेस टू द इंटरनेट, then they have to clean drinking water, right? So the scale and the pace at which you can make internet accessible to people
is immense. It's rapid. आप बहुत जल्दी कर सकते हैं. So from your perspective, issue अभी तक रहा क्या है कि why is it that half of the world, despite this being such an easier technology comparatively to others like clean water, क्यों नहीं हम दे सके लोगों को access? यार सो देखो मतलब काफी फर्क तरीके हैं इसको लाइक एक्सप्लेन करने के, लेकिन एक जो फॉर एग्जांपल बहुत हाई लेवल जो एनालॉजी है ना मेरे जहन में वो ये है कि इंटरनेट के नलके हर जगह लग गए हैं लेकिन उनमें प्रेशर नहीं आ रहा अच्छा, और पर्टिकुलरली आप जितना दूर जाते हैं शहर से वो प्रेशर और कम होता रहता है और उस प्रेशर को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. तो बेसिकली मोटे पाइप नहीं है. ठीक है, सबसे पहली जो चीज समझने की जरूरत है ना इंटरनेट को, कि ये इंटरनेट हमें लगता है कि कोई मतलब एक गायब सी चीज है, लेकिन बेसिकली मतलब एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं ढेर सारी. ठीक है, लाइक मतलब एंड आई थिंक आई मीन एक जो तरीका है ना इस प्रॉब्लम को समझने के लिए या इमेजिन करने के लिए, अमेरिका के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी बात करता हूँ. अमेरिका में इस वक्त हर घर में बिजली पानी गैस लग गई है. बिजली पानी गैस का मतलब बिजली पानी गैस का जो खर्चा है एक घर को कनेक्ट करने में वो जनरली फाइबर से ज्यादा है. कॉस्ट पर हाउस होल्ड कनेक्टेड इलेक्ट्रिकल वाटर और गैस की ज्यादा है फाइबर से. फाइबर पेनिट्रेशन अमेरिका में अंडर 30% है. क्यों? उसकी एक वजह है, बहुत मतलब आगे चलते हैं. वजह ये है कि जी ये जो ब्रॉडबैंड जो इलेक्ट्रिकल वाटर और गैस है इसमें आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मिल जाती है. क्यों लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मिल जाती है? क्योंकि वो एक रेगुलेटेड यूटिलिटी है. इंटरनेट एक यूटिलिटी की तरह है लेकिन रेगुलेटेड नहीं है. आपके पास डिमांड रिस्क होता है, कंपटीशन रिस्क होता है. इसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नहीं मिल सकती. इसकी वजह से हर इंटरनेट कंपनी, हर मोबाइल कंपनी अर्बन एरियाज को फोकस करती है, रूरल एरियाज को इग्नोर करती है, क्योंकि उनके इन्वेस्टर बर्दाश्त नहीं कर सकते एक छोटा पे बैक. ये एक फंडामेंटल मसला है अब. और जो मसला कहाँ पे बहुत ज्यादा वर्सन हुआ है पर्टिकुलरली अमेरिका में और आई वुड से काफी और मुल्कों में भी, कि कंपटीशन सिर्फ नाम का कंपटीशन है कि जी ये कंपैरेटिव मार्केट है. काफी सारे टेलकोज ने, इंटरनेट कंपनीज ने, उन्होंने अपनी मार्केट्स बांट ली हैं और वो आपस में compete नहीं कर रहे. तो आपके पास एक यूटिलिटी टाइप चीज है जो एक कंपैरेटिव मार्केट में है और अब बेसिकली एक स्टेलमेट सा हो गया है. और ये स्टेलमेट कभी कभी सॉल्व होता है जब एक आपको नया प्लेयर आता है जो बहुत वेल कैपिटलाइज्ड होता है. इसका सोल्यूशन देखने के लिए जो एक एग्जांपल हमारे अपने घर के करीब है वो रिलायंस जियो है. रिलायंस जियो की स्टोरी क्यों कंपेलिंग है आपको उसको उससे समझने से पहले जरूरी है देखिए रिलायंस जियो ने क्या किया. पैसे तो बहुत ज्यादा थे अंबानी साहब के पास, लेकिन उन्होंने पैसे कहाँ पे लगाए? बहुत सारे, आधे से ज्यादा जो उनके पैसे थे रिलायंस जियो के कैपिटल एक्सपेंडिचर में उन्होंने फाइबर में लगाए. उन्होंने अपने कोई 60-65% सेल टावर्स पहले दिन फाइबराइज कर दिए. उससे क्या फायदा हुआ? सबसे बड़ा ये फायदा हुआ कि उनको अपने नेटवर्क पे दोनों वॉइस और डेटा नेटवर्क फर्क नहीं चलाने पड़े. बेसिकली हर आप जैसे व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं तो आप वॉइस नेटवर्क पे नहीं जा रहे होते. उन्होंने कहा सबको इंटरनेट प्रोटोकॉल पे चलाओ, सबको डेटा नेटवर्क पे चलाओ. अब पहले आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ा, लेकिन अब यहाँ पे देखें फाइबर बहुत मोटा पाइप है. फाइबर की कैपेसिटी 10,000 गुना ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर मीडियम. जब इतना मोटा पाइप होता है ना तो आप बेसिकली नल के फुल खोल दें, आपका नेटवर्क चोक नहीं होगा. एंड अच्छा, ये पाकिस्तानी लिहाज से जो है, सॉरी टू इंटरप्ट, करेक्ट मी इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस रॉन्ग, बट पाकिस्तानी लिहाज से वही हुआ जो रिलायंस ने किया विद फाइबर, कि आपने मेट्रो बस का एक अलग ट्रैक बनाने की बजाय आपने एक अच्छा रोड नेटवर्क बना दिया शहर के अंदर और उसमें बस लेन्स लगा दी ताकि सभी उसको इस्तेमाल करें और ट्रैफिक चलती रहे. ऐसा ना हो कि हर बस को जो है अलग जगह पे जाना पड़ रहा है. एंड यू बिल्ड द कैपेसिटी अप एंटायरली अराउंड द सिटी. kind of not entirely यार. like I think I would say like I guess अगर पाकिस्तान की एनालॉजी लेनी है ना, बस उन्होंने ना बेसिकली जीटी रोड को बहुत चौड़ा कर दिया. ठीक है, उन्होंने मोटरवे नहीं बनाया, उन्होंने कहा जीटी रोड को पकड़ते हैं और दबा और लाइक 3 लेन्स नहीं 10,000 लेन्स डाल देते हैं. ठीक है, ये स्केल बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स की कॉन्वर्सेशन बड़ी सेंट्रल है इंटरनेट की कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल में एक फाइबर ऑप्टिक केबल में कोई तकरीबन 48-96 स्ट्रैंड होते हैं. फर्क किस्म की केबल्स आती हैं, बट एक जो स्ट्रैंड है ना उसका मैं अंदाजा से देता हूँ कि 2 स्ट्रैंड फाइबर के
उनमें ज्यादा कैपेसिटी है 12,000 सैटेलाइट्स जो स्पेस एक्स लॉन्च करेगा। ठीक है, मतलब एक स्ट्रैंड, मतलब बेसिकली मतलब सही तरह मुश्किल होती है एक्सप्रेस करने में कि कितनी ज्यादा कैपेसिटी है एक स्ट्रैंड में। एंड अभी जो गेम है इंटरनेट फॉर ऑल को सॉल्व करने की, वो बेसिकली इस कैपेसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की है। एंड ये हरगिज क्लेम नहीं है कि जी आपको हर घर में फाइबर पहुंचाना होगा, लेकिन आपको ना बेसिकली लोगों का फासला कम करना होगा टू द नियरेस्ट फाइबर नेटवर्क। क्योंकि आप जितना ज्यादा डेटा को चलाएंगे ना, वायर जितना दूर होगा ना वायरलेस नेटवर्क, उसकी एनालॉजी कुछ ऐसे है कि हमने अभी मोटरवे की बात की। आप सपोज करें आपका गांव बिल्कुल मोटरवे के पास है, ठीक है। अब आपको पहले 10 मिनट गंदी सी रोड पे आप गुजरेंगे, फिर आप मोटरवे पे फटाफट चल जाएंगे। लेकिन अगर आपका गांव लेट से 100 किलोमीटर दूर है मोटरवे से, और आपके पास 100 किलोमीटर की गंदी सी रोड है, बाय द टाइम यू गेट टू मोटरवे आपका बहुत टाइम गुजर गया। तो ये प्रॉब्लम है फंडामेंटल टेक्निकल लेवल पे कि जी लो फाइबर नेटवर्क्स आर नॉट क्लोज इनफ टू पीपल। अब तो अब इनको आगे पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कम करने की जरूरत है, फर्क तरीके से इसको फाइनेंस करने की जरूरत है। और एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मेरा मिशन है इंटरनेट फॉर ऑल, मेरा मिशन कहता है कि फाइनेंस ऐसे करना है कि ये नेटवर्क कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग दे बजाय के वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, ताकि जब ट्रैफिक बढ़े इस नेटवर्क पे तो प्राइस पेड पर यूजर गिरता रहे। ये कोई बहुत नई औखी चीज नहीं कह रहा, टोल रोड ऐसी फाइनेंस होती हैं, जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे फाइनेंस होता है। तो that's my like lens through which, and I understand like मतलब देखो I'm a finance nut, so there is a bit of jargon over here. अगर कोई चीज मतलब बेहतर clarify करनी है, I can do that. But yeah, for me fundamentally incentive misalignment का मसला है, financing का मसला है, टेक्नोलॉजी फाइबर की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और आपने इसको फैलाना है। लाइक दैट्स काइंड ऑफ हाउ नेट इक्विटी थिंक्स कि यार बेसिकली ये जो तार है ना, ये हमने लोगों के पास पहुंचानी है, एंड होपफुली एक ऐसे इंसेंटिव स्ट्रक्चर में जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग दे। बस उसके साथ हम ऑब्सेस्ड हैं और हर फर्क टेक्नोलॉजी से खेलते रहते हैं कि ये कैसे हम करेंगे। You talked about Jio, right? And Ambani, obviously, conglomerate, petrochemical conglomerate, had a lot of cash जो उन्होंने इस्तेमाल किया, debt भी borrow किया against that capacity. But एक funny चीज हुई और amazing चीज हुई मेरे नजदीक तो, कि जब pandemic start हुआ last year, they basically got all the big internet giants from the United States, Google and Facebook in particular, KKR, उन सब ने invest किया Jio के अंदर, and he went debt free within months, which was amazing because the capacity उन्होंने जो बनाई, it was amazing, right? And you know, मैं तुझे बताऊं उज़ैर, like हाइंडसाइट में चीजें बड़ी आसान लगती हैं, ठीक है। हाइंडसाइट में लोग कहते हैं हाँ तो बस सही है, अभी इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उन्होंने बना लिया, क्वालकॉम, फेसबुक, केकेआर ने इन्वेस्टमेंट कर दी। 2016 में, 2015-16 में जब ये लॉन्च हो रहा था, सारे स्केप्टिक्स थे, ये कैसे चलेगा, ये क्या बना रहे हैं, ये क्या नेटवर्क है। मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट है अप्रिशिएट भी करना, लाइक यू नो आई डोंट वांट टू गेट, मुझे इतना नहीं, मैं इतना कोई जानता नहीं हूँ कि मुकेश अंबानी की पॉलिटिक्स क्या है और वो इंडिया में क्या करता है, लेकिन हौसला चाहिए होता है उससे। देखो इसका जो स्टार्टिंग कैपेक्स था ना, 24 बिलियन डॉलर था, ठीक है। 24 बिलियन डॉलर का स्टार्टअप कैपेक्स था। अभी तो कोई आई थिंक देयर एट 40 बिलियन जो उन्होंने नेट इन्वेस्टमेंट कर दी है इसके कैपेक्स के अंदर, शायद इससे भी ज्यादा हो, बिकॉज वो ब्रेकआउट नहीं करते फाइनेंशियल रिलायंस इंडस्ट्रीज की उसके अंदर। बट इंडस्ट्री सोर्सेज और जो लाइक जिन लोगों ने जियो में काम किया उनसे जान पहचान से ये पता चल गया 24 स्टार्टिंग कैपेक्स था, इवेंचुअली 40 पे चले गए। 24 बिलियन किसी एक सेट को डालने के लिए हौसला चाहिए होता है, बड़ा हौसला चाहिए होता है, ठीक है। बिकॉज एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ। उसने बेसिकली अपना कंग्लोमरेट बेट कर दिया था इस चीज में। ऐसे हौसले की जरूरत होती है आपको इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। नाउ नियर टर्म बेनिफिट बड़ा अच्छा है, लॉन्गर टर्म कंसर्न्स भी है मुझे जियो के बारे में, कि आपके पास एक प्राइवेट एंटरप्राइज है जिसके पास अब इतनी पावर आ जाएगी, जिसके पास इतनी ये ऑब्वियसली फेसबुक नजर आता है, मतलब लाइक यू नो जियो इज क्रेजी पावरफुल यार। AT&T लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऊपर से उसके ऊपर एक यू नो वर्ल्ड गार्डन में काफी सारी एप्लीकेशंस बना रहे हैं, कोई 400 मिलियन के यूजर हो गए। मतलब लाइक या आई मीन लाइक इट्स अ
deadly company, and like, I mean, it's inspiring as a capitalist, but like at the same time, as somebody who, you know, wants like power to get more distributed and decentralized, you're like, whoa, ये तो काफी बड़ा जिन पैदा हो गया यहाँ पे. तो अब पाकिस्तान में, since you said you're a finance nut, like estimate क्या है, अगर अगर ये करना है पाकिस्तान में, Yeah, चले छोड़े स्टेट तो पता नहीं पाकिस्तानी कभी को इतना हौसला करेगा, हुकूमत yeah, yeah, पाकिस्तान अगर कहे कि हम yeah, yeah. ये करना चाहते हैं, तो what's the realm of possibility on that? So देख देख पाकिस्तान में कहाँ, अभी देखो पाकिस्तान में हम किधर हैं, राइट? हमारे पास लाइक तकरीबन 40,000 सेल टावर है तकरीबन, एंड हम तकरीबन 10 से 15% फाइबराइजेशन रेट है, 10 से 15% टावर्स पे फाइबर लग गई है, ठीक है. अच्छा, अब नाउ द गुड न्यूज इज कि लाइक कुछ तकरीबन 95% टावर हैं जिनके पास बिजली का कनेक्शन है, ठीक है. तो मेरा जो एस्टिमेट था, इट्स अ बिट डेटेड, क्योंकि बेसिकली एट वन पॉइंट मैं बहुत चेज कर रहा था एक डील पाकिस्तान में, बट एट सम पॉइंट देन आई स्टॉप बिकॉज व्हेन आई फाउंड अनदर एवेन्यू जहाँ पे ज़्यादा आसानी से डील होती नज़र आ रही थी. बट मेरा जो एस्टिमेट था कि हम अगर 4 लाख किलोमीटर फाइबर लगा लें बाय फॉलोइंग द इलेक्ट्रिकल ग्रिड, तो हम 70% टावर्स फाइबराइज कर लेंगे. एंड ये यू नो नाउ, अब जो assumption है which is the big unknown is कि जी what will be the cost in terms of dollars per meter to deploy this fiber, right? Thing you should know is कि जी फाइबर की अपनी कॉस्ट कोई नहीं है, केबल की कॉस्ट इज ओनली $1 a meter. सारी ये लेबर की गेम है, लेबर और परमिटिंग की गेम है. अगर तो अंडरग्राउंड करना है तो आपका काफ़ी लंबा खर्चा हो सकता है, $25-30 पर मीटर हो सकता है. लेकिन अगर आप ओवरहेड जा रहे हैं, ओवरहेड में इतना खर्चा नहीं है. मेरे पास एक्चुअल कोट है एक, एक तो ऑब्वियसली मेरा काम है एक टेक्नोलॉजी के साथ जो फेसबुक ने बनाई है, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ आज खड़े खड़े मतलब मेरे पास कोट है $7 पर मीटर का, ठीक है. तो ये मतलब आप विच इज़ लाइक $7,000 per kilometer. Right. So when you do $7,000 per kilometer for 400,000 kilometers, that's the kind of number that you're looking at. So it's not completely out of the realm, like it's not like a नहीं यार, number that ढाई we मतलब can't afford. बिल्कुल देखो, बिल्कुल भी नहीं यार. मतलब यू नो $2.5-3 billion की आप अगर I don't want to get my zeros messed up. I often do. I just want to make sure I do this correctly. This is where my brain kind of sometimes freezes. But if I do $7,000 per kilometer times 400,000 kilometers, that's $2.8 billion, right? Right. So देखो, $2.8 billion का नेशनल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट इन माय ओपिनियन, एंड क्या चाहिए, राइट? आपको जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि यार आपका एरियल इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज करेंगे. नाउ यू नो सम वुड से यार $7 बहुत ही तुम यू नो गलत अजम्पशन है. चलो ठीक है यार, 3 गुना कर लो, राइट? लाइक 2 गुना मैं कर कह लो, रहा था डबल कर लो, 10 बिलियन डबल कर लो यार, डबल कर लो भाई, आप डबल कर लो. आई मीन आप यू आर अनलाइकली टू फाइंड अ बेटर रिटर्न ऑन टू सोसाइटी. यू नो एक ऑब्वियसली बायस थिंक टैंक है, बट लाइक यू नो उन्होंने इंडिया का एक थिंक टैंक ने रिपोर्ट की थी कि जियो की इन्वेस्टमेंट से इंडिया की इकोनॉमी को $10 बिलियन ईयर का फायदा हो रहा है. तो मोस्ट लाइकली हो रहा होगा, राइट? तो मतलब देखो बेनिफिट्स तो बहुत हैं, राइट? लाइक मतलब इकोनॉमी को फायदा होगा, प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर जाएंगी. अमेरिका का एस्टिमेट है कि जिस दिन घर को फाइबर लगती है उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू 4 से 5% बढ़ जाती है. पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन की लोग बात कर रहे हैं, तो लेबर हायर हो जाएगा इतना ज्यादा अगर आपने इसको नेशनल मिशन करके बिल्कुल लगाया. भाई, देखो ये बट यहाँ पे मसला कहाँ आ जाता है, एंड देखो मतलब बट मतलब मसला फिर वही आ जाता है ना कि लाइक अब अगर ये आपको बनाना है, राइट? लाइक अब अगर आप प्राइवेट कैपिटल से कहते हैं कि जी यू अज्यूम डिमांड रिस्क, प्राइवेट कैपिटल कहता है यार मैं कैसे मतलब आई कांट अज्यूम डिमांड रिस्क. अब इसका जो एग्जांपल है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है, जो बना हुआ है, जो कितनी भी औखा मुल्क में, इंडोनेशिया चले जाओ. इंडोनेशिया का एक प्रोजेक्ट है पलापा रिंग प्रोजेक्ट. कैसे फाइनेंस किया पलापा रिंग प्रोजेक्ट? टोल रोड की तरह. उन्होंने कहा यार हम अवेलेबिलिटी पेमेंट स्कीम खड़ी करते हैं. बेसिकली आईपीपी, देख तुम्हें पता है ना आईपीपी कैसे फाइनेंस होता है, राइट? उन्होंने बेसिकली फाइबर को एक आईपीपी बना दिया. उन्होंने कहा, इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टर हमें, अब इंडोनेशिया का मसला क्या है, सारे लोग
जावा सुमात्रा में रहते हैं, जो अमीर लोग हैं, ईस्टर्न आइलैंड से गरीब लोग रहते हैं। उन्होंने कहा यार हमें फाइबर रिंग बनाना है अराउंड द आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। बड़ा महंगा प्रोजेक्ट था, कैसे बनेगा, पाइप ड्रीम लग रही थी। इन टेलकोज नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, कर भी नहीं सकते। टेलको का बोर्ड कैसे अप्रूव करेगा कि वही अननोन रिटर्न के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा हम बनाते हैं अवेलेबिलिटी पेमेंट स्कीम। हम डील हमारी ये है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस बनाएंगी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस चलाएंगी। अगर तो ये नेटवर्क चल रहा है तो हम एक फिक्स्ड पेमेंट देंगे आपको, रफली 20% IRR, इंडोनेशियन रुपया डिनोमिनेटेड। अब जब ये प्रॉमिस आ गई एक क्रेडिट वर्दी पार्टी से, वो गए बैंक के पास कि भाई हमारे पास ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, फाइनेंसिंग रिस्क खत्म हो उनको गया। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मिल गई। जब आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मिल गई तो ये प्रोजेक्ट बैंकेबल हो जाता है, प्रोजेक्ट बैंकेबल हो जाता है, प्रोजेक्ट खड़ा हो जाता है, प्रोजेक्ट खड़ा हो गया। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने एक अवेलेबिलिटी पेमेंट स्कीम बनानी है, उस अवेलेबिलिटी पेमेंट स्कीम को आपने फिर बिड आउट करना है, आपने लोगों को इनवाइट करना है, आपने कहना है भाई सब कॉन्ट्रैक्टर्स आप बिड करें, टेलकोज आप बिड करें, सेठ लोग आप लोग बिड करें। ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये अवेलेबिलिटी पेमेंट स्कीम है। आप टेलकोस बड़े खुश होंगे इस प्रोजेक्ट से। क्यों टेलकोस खुश होंगे? उनके पास कैपेसिटी का मसला है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ता जा रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर गिरता जा रहा है, डेटा कंज्यूम पर कस्टमर बढ़ता जा रहा है। टेलको के लिए फाइबर कैपेक्स जस्टिफाई करना अपने बोर्ड के लिए बड़ा मुश्किल काम है। अगर एक मुल्क आके आपको कहते हैं भाई मैं खुद एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट करता हूँ, आपके सेल टावर फाइबराइज कर देता हूँ, आई गारंटी यू एक और जो बेनिफिट होगा ना गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को, टेलकोज विल बिकम मोर विलिंग टू स्पेंड मोर ऑन स्पेक्ट्रम। क्यों? देखो टेलको के लिए इक्वेशन क्या है, टेलको की रेसिपी क्या है? 1/3 टावर तक बहुत रफ रेसिपी, राइट? लाइक well, I don't want to mess it up, but mainly towers, fiber, spectrum. ये मोटे मोटे खर्चे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये छोटे मोटे, मार्केटिंग शार्केटिंग बड़े नहीं है, बड़े खर्चे ये हैं, फाइबर, टावर, स्पेक्ट्रम। अगर टावर बन गए पाकिस्तान में, टावर तकरीबन हर जगह है, ठीक है, टावर का मसला बहुत लिमिटेड है, फाइबर का मसला ज्यादा है। आप अगर टेलको से कहते हैं जी हमने फाइबर का मसला सॉल्व कर दिया, आई कैन प्रॉमिस यू ये मसला सॉल्व हो जाए, अगले दिन एक नया टेलको आने के लिए तैयार होगा, कोरिया टेलीकॉम तैयार हो जाएगा आने के लिए। क्यों? बिकॉज अ लॉट ऑफ द 5G स्टोरी डिपेंड्स ऑन डीप फाइबराइजेशन, अ लॉट ऑफ हायर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का जनरल मसला ये है, राइट, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी आप उसमें डेटा तो ज्यादा अंदर स्टफ कर सकते हैं, लेकिन वो दूर जाता नहीं है। जब छोटा स्पेक्ट्रम होता है वो दूर बढ़ा जाता है, लेकिन उसके अंदर आप बहुत सारा डेटा नहीं पैक कर सकते। अब जब आपने डीप फाइबर लगा दिया है तो वो जो हॉप छोटा होता जा रहा है एक बड़े हाईवे पे पहुंचने के लिए, वो बड़ा पावरफुल है किसी भी टेलको के लिए। तो बेनिफिट्स तो बहुत हैं यार, बट मतलब वो फिर गेम आ जाती है ना, पॉलिटिकल विल की बात आ जाती है। ये ऑनेस्टली डिजिटल डिवाइड ये टेक्निकल मसला नहीं है, ये इंसेंटिव्स, आई मीन मसला काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज देखो डेकेड्स की रेगुलेशन है, बहुत सारी रेगुलेशन है जिसके पीछे ये, जिसकी वजह से ये सिस्टम बना है। और ये किसी टेलको की गलती नहीं है, किसी गवर्नमेंट की गलती नहीं है। इंसेंटिव्स प्रोग्राम हुए डेकेड्स पहले और अब हम उनकी आउटकम देख रहे हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि लाइक हर जगह ऐसे है। आप साउथ कोरिया चले जाएं, देयर इज 100% ऑफ द होम्स है फाइबर। आप स्वीडन चले जाएं, 100% ऑफ द होम्स है फाइबर। आप सिंगापुर चले जाएं, सेम थिंग। आप एस्टोनिया चले जाएं, क्या 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 किया है एस्टोनिया, न्यूजीलैंड वेरी सून ज्वाइनिंग द रैंक्स। What's unique? What did they decide? They basically realized, yeah, fiber is like a bit of an infrastructure utility. Treat it like one, deploy it, create the mechanism to make it bankable. And I mean, in time, ये चीज I'm pretty optimistic. बहुत सारे लोग फर्क फर्क तरीके से काम कर रहे हैं, ये चीज सॉल्व हो जाएगी. But like, I mean, इस वक्त like, yeah. And by the way, there are some really amazing people जो पुश भी, जिन्होंने, मतलब मैंने इस प्रोजेक्ट को काफी देर चेज किया पाकिस्तान में, एंड मुझे हर जगह से बहुत सपोर्ट मिली. लेकिन मतलब मतलब like getting government stakeholders to agree, it's difficult because there's also a lot of other turmoil in Pakistan, right? And so in some ways, like, it's kind of hard to make this a priority when there are so many other fires burning, right? When there are so many other fires burning. And that's, I think, so I want to be fair to stakeholders, etc., who have interacted with, like,
किसी ने ये नहीं कहा कि ये बकवास आइडिया हमें नहीं करना. इट वाज मोर लाइक कैसे करें और ये हमारे मसले हैं. I think और वो जो at मसले some की लिस्ट level वो बहुत बड़ी है. it's also this I think particularly in the Pakistani case broader economy में जब आप इंडोनेशिया का एग्जांपल दे रहे थे, मेरे दिमाग में तो फॉरेन आईपीपीस पाकिस्तान में जो हर दूसरे हफ्ते जो है कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर डिबेट छिड़ जाता है कि जी देखें इन्होंने इतने पावर प्लांट्स लगा दिए और इसकी हम कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं. इट्स लाइक भाईजान कैपेसिटी पेमेंट उस पावर प्लांट को खड़ा करने के लिए थी. अब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो एवरेज कैपेसिटी पेमेंट पर किलोवाट आवर कम हो जाएगा. आप ग्रोथ की तरफ फोकस करें, आप कैपेसिटी पे ना देखें, आप कंज्यूम ज्यादा करें उस बिजली को. तो आई थिंक सिमिलरली देयर आर इश्यूज राइट पे नैप कहा जाता है, इशू के करप्शन के कंप्लेंट्स आ जाती हैं. That's a All really, sorts of really stuff. good point you raised, and this is again where I just want to do a bit of fiber advocacy, right? देखो capacity payments का सबसे बड़ा हमें तकलीफ होती है furnace oil power plants में, ठीक है? Because हम कहते हैं यार इतनी महंगी बिजली बेच रहे हैं ये furnace oil power plant, हम इनको क्यों दें कैपेसिटी पेमेंट, ठीक है? लीगली तो बकवास है, जो मतलब लीगली हमें नहीं करना चाहिए, हम इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जरूर करेंगे, लेकिन हमें तकलीफ होती है यहाँ पे. फाइबर बहुत लोग कंसिडर करते हैं फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी. क्यों क्यों है फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी? इक्वेशन है एक, शैनन हार्टली थ्योरम, जो कहती है कि जी कैपेसिटी ऑफ अ चैनल इन बिट्स पर सेकंड इज इक्वल टू द बैंडविड्थ इन गीगाहर्ट्ज multiplied by log base 2 multiplied by 1 plus signal to noise close bracket. ये है शैनन लिमिट. इसके अंदर आप बैंडविड्थ डालें सिंगल स्ट्रैंड ऑफ फाइबर की 53,000 gigahertz, more than any, like several thousand times more than any other medium. अपनी मर्जी का सिग्नल टू नॉइज रेशियो डाल दें, फिर आप इसको प्लॉट करें विद every other technology like your favorite satellite technology, your favorite wireless technology. इतना बड़ा बार फाइबर की होगी, इतनी छोटी छोटी बारें. अच्छा, अब इम्पोर्टेंट टू नो, ये जो बार्स है ना, ये टेक्नोलॉजिकल प्रेजेंट टेक्नोलॉजी बार्स नहीं है, ये थियोरेटिकल मैक्सिमम बार्स हैं. सो ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला है ना, ये एक बैड टेक्नोलॉजी चॉइस से आ रहा है. आपको कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला फाइबर में नहीं हो सकता. मतलब लाइक यू नो, लाइक कोई बहुत ही क्रेजी ब्रेक थ्रू होगा कि जी क्या ब्रेक थ्रू हो सकता है, राइट? लेट्स इवन थिंक अ बिट अबाउट दैट. फाइबर के अंदर लाइट ट्रेवल्स एट 60% द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? अच्छा, you can't get better than the speed of light, right? In terms of like accessing like bandwidth, right? Okay, so what can happen to another medium? Light will travel at 70% the speed of light. Okay, so what's that going to do? Maybe it'll improve latency a little bit, but और अगर आपने पूरा एक फाइबर ऑप्टिक बिछा दिया है जाल, तो मतलब 10% गेन के लिए आप पूरा नया स्ट्रक्चर तो नहीं बिठाएंगे ना. वो 60% यूज करने में भी बड़ा टाइम लग जाएगा. पता नहीं उस वक्त भाई इंसानियत जिंदा हो ना हो, ये भी नहीं पता किसी को. पिछले पिछले साल एक रिकॉर्ड सेट, ये हर साल रिकॉर्ड सेट होते रहते हैं. करंट रिकॉर्ड इज 174 टेराबिट्स per second transmitted through a single strand of fiber. So yeah, I mean I agree with you. I mean anyway, this is kind of like, you know, further emphasizing कि जी the बहुत future proof technology है, and you know मतलब it's a like it's one of the easiest, most, I would say, value additive projects we can do. I mean, you know, and एक मैकेनिज्म अच्छा बना हुआ है इसको कराने के लिए, यूनिवर्सल सर्विस फंड. लेकिन यूनिवर्सल सर्विस फंड की भी काफी सारी अपनी लिमिटेशंस हैं. क्या लिमिटेशंस हैं? मतलब जनरली लाइक टेलकोस पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, टेलकोस गवर्नमेंट बोर्ड पे बैठती है. जनरल तरीका उनका ये है कि यार अच्छा भाई टेंडर करा दो, यहाँ पे कहीं पे थोड़ी और फाइबर लगा दो. लेकिन हमें बिग डिप्लॉयमेंट्स की जरूरत है, और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप्स की जरूरत है, एंड पर्टिकुलरली हमें इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज के साथ पार्टनरशिप्स की जरूरत है. बिकॉज खंबे उनके लगे हुए हैं, आप उनके खंबों और वो लॉस में इस्तेमाल वैसे कर ही सकते चलती हैं. है. उनके खंभों को इस्तेमाल करके गए कि आपका जो लॉस मेकिंग मसला चल रहा है वो भी किसी हद तक, फुली तो नहीं बट किसी हद तक सॉल्व हो जाएगा. बहुत 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 आई मीन बहुत बेहतरीन किस्म के आपको ग्रिड मॉनिटरिंग बेनिफिट्स मिल सकते हैं. आपकी जो इवन एंड अगेन बट थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, राइट? लाइक अभी ऑब्वियसली लाइक मतलब आपके जो बहुत सारे केबल ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी कोएक्सियल केबल टांगी हुई है तारों पे. आप उनसे कहें यार थोड़ा तमीज से शेयर कर लेते हैं ये केबल, हम लोग लगा देंगे, आपको मोटा पाइप मिलेगा, आपने तो कस्टमर को सर्व करना है ना. बट अगेन like these require conversations.
And I mean, and like, yeah, look, where I'm at is, matlab, I feel like ये एक idea है, but at the same time, like, I push other ideas as well, right? To see कि, like, for example, another idea I'm currently pursuing near me is, यार, okay, make fiber part of the property. Like, home equity loan अमेरिका में तो मिलता है 20-30 years का. Home equity loan को use करके property के अंदर घुसा दो fiber को. So what I'm getting at is, like, मतलब, like, as net equity, like, yes, we chase projects with governments, but उनके अंदर बहुत inertia होता है. So at the same time, there are, like, a bunch of other ideas, that I continue to chase. And I think yeah, we have to be creative, right? I think even in the United States, creative solutions are needed. At least this government is trying to make a big case for broadband internet access in rural America. बिल्कुल. Pakistan में भी इसकी ज़रूरत है. You said future-proof technology a number of times. So yeah. I want to get your take, and my view on this is that we are probably living इस वक्त जो है, अगर human history पढ़ी जाए तो one of the most, if not the most transformative moments in our history. I think COVID ने उसको accelerate कर दिया. Internet technologies, AI, machine learning, genomics के अंदर जो हुआ, the mRNA vaccine is in front of us. The speed at which it was deployed and created and tested is evidence of that. So what do you think? Are we, from your point of view, living through this big transformative era? And if we are, then how do you think about what emerging economies can do? Because मेरा view उसके अंदर ये है कि if you're India, अगर आप पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आप रुवांडा है, इथियोपिया है, ये सेंचुरी के अंदर, 2 सेंचुरी के अंदर आने वाली एक ऐसी शिफ्ट है जिसपे आप leapfrog कर सकते हैं if you get your planning and your act together. What's your view on this? Okay, so one, I think, yes, we are at a incredibly transformative era, but I feel like every passing minute that will continue, like, basically, because, and so here's my view: technological progress is exponential in nature. So in 2022, we will again be at the most transformative, the most crazy, point in history when so many things will be developed. 2023, even more. So basically, like, so yes, we are, but then this is kind of a one-way street. It's not like it'll taper off, right? So that's one. The other one around, what can emerging economies do? Kind of at a loss here, right? Like, yeah, they, I think we kind of know the answers, what they should do, right? Like, make it easier for entrepreneurs to take risks and build companies, and, have laws. Forget everything, yeah. You need reliable laws. You need to know कि मैंने अगर contract sign किया है कोई service deliver करने में, तो वो जो अगली कंपनी का CFO है मुझे टांग नहीं देगा 3 हफ्ते के लिए कि पेमेंट नहीं कर रहा. ठीक है. यू नीड टू नो कि मैंने अगर किसी मीडिया कंपनी के लिए काम किया तो ऐसे होगा नहीं कि 6 महीने के लिए मेरी सैलरी नहीं मिलेगी. ठीक है. बड़ी बेसिक चीजें हैं यार. जो कानून है वो चलना चाहिए. कानून नहीं चलता. ठीक है. अब टाइम, आई डोंट नो क्या करेंगी इमर्जिंग इकोनॉमीज, और लाइक, सो ना तो मतलब आई बीन जनरली काइंड ऑफ वेटिंग, बट दिस इज काइंड ऑफ वेयर, लाइक, एटलीस्ट इन द क्रिप्टो करेंसी कॉन्वर्सेशन आई सी अ न्यू लीगल सिस्टम इमर्जिंग, सेइंग कि भाई ओके, मतलब आई मीन, लाइक, हम कोडिफाई कर सकते हैं लॉज को, और अगर हम कोडिफाई कर सकते हैं लॉज को और उसके अंदर बहुत सारे लोग जिनके पास टैलेंट है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आई थिंक मेरे लिए ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि मतलब फिर एक इमर्जिंग कंट्री है, जो एक इमर्जिंग कंट्री की नेशन स्टेट है, उसकी फिर क्या रेलेवेंस रह जाती है अगर आपकी पॉपुलेशन एक नया लीगल स्ट्रक्चर ढूंढ लेती है while living in your country and kind of starts participating in that economy. I don't know, it's like kind of hard to imagine. अपनी पुरानी गाड़ी बेची है और क्योंकि वो लीन पे थी तो उसके टाइटल रिलीज का बड़ा ख्वारी वाला काम था, बैंक से बात करो, प्राइवेट पार्टी को बेच रहा था तो उसके साथ काम करो. और मैं सोच रहा था, because I've been reading up on like smart contracts in the crypto world. मैं कहा यार, it wouldn't have been nice if there was a smart contract कि मैंने जिस बंदे को गाड़ी बेची है मैं कहूँ कि मेरा बैंक के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आई एम ट्रांसफरिंग दैट ओवर टू यू, पेमेंट आ गई, पेमेंट हैश होके ब्लॉक के अंदर लग गई और कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हो गया, जिसने गाड़ी ली उसके पास चले गया. We wouldn't have had to do any मथाखोरी to figure out
कि उसने टाइटल रिलीज करके किसको भेजना है और मेलिंग एड्रेस क्या है और ये फैक्स करो और ये नहीं करो. It's fascinating, right? That level of change. And I would love your thoughts on cryptocurrency, because I don't know if you saw, but like, for example, Professor Atif Mia has taken increasingly interesting position on this, that this is literally a waste of time and energy. Yeah, I get that. I What do get you that. think about it? And yeah, देखो, I mean, he's a very respected professor. Like, देखो, मेरा, like, I can tell you my journey with it. I can tell you मैं कैसे खेलता हूँ. मतलब, I'm not at all a crypto expert. I'm not an expert of anything. I think finance maybe I get pretty well. Telecom I'm beginning to get, but like very new to the crypto conversation. I can just tell you my relationship with crypto and why it's solving my problem. I can't tell you Atif Mia's view, or I can't tell you Paul Krugman's view. So I first learned about crypto 2015 because I came for a little course at Singularity University, and I was like, whoa, this is really cool. And I kind of went through the whole, oh my God, this is the coolest shit I've ever seen. And I spent a lot of time with it. And then 2000, and so I speculated a bit with both Bitcoin and Ethereum, very nominal amounts, the kind that I would like play poker with in Vegas. 2017, this ICO boom happens, the crash happens, and I become a bit of a skeptic. And I'm like, and at that point, I become very much like single-minded, internet for all karna, and like I just want to understand the telecom network. So I was basically just like knee deep into understanding physics of telecom, how networks are constructed, what choices are made. ये वो फलाना. October 2020 में 2020 बड़ा लाइक मुश्किल साल था मेरे लिए, बिकॉज एक तो बहुत सारे जो मेरे प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा था ना, जो डिप्लॉय हो जाएंगे 2021 में, वो काफ़ी पुश आउट हो गए फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस. जिन गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहा था उनके साथ कुछ मसले थे, जो मेरे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के जो एफर्ट्स थी वो अच्छी खासी डिले हो गई, एंड उनकी डिटेल में मैं नहीं जा सकता. लेकिन उस वक्त हुआ ये कि एक कंपनी है एल्थिया नेटवर्क्स, उनके साथ मेरी ऑन एंड ऑफ बातचीत हो रही थी. बेसिकली 2020 में जब मुझे लग रहा था ना कि मैं जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट्स बनाने लगा, मुझे लग रहा था ना कि इनमें कुछ मसला हो रहा है, तो आई काइंड ऑफ वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. आई वाज लाइक, यार ये कुछ तरीके ढूंढने हैं, ये मेरी स्कीम नहीं चल रही, नेट एक्विटी की स्कीम नहीं चल रही. Then I was like, okay, क्या करें यार. फिर मुझे ये ख्याल आया, ये यूजर ओन फाइबर नेटवर्क्स का होम एक्विटी लोन से करते हैं, वो भी चल रही हैं लेकिन बहुत स्लो चल रही हैं. फिर मुझे ये कंपनी मिली एल्थिया. इन्होंने कुछ 6-7 नेटवर्क खड़े कर लिए हैं, एक नाइजीरिया में भी नेटवर्क खड़ा कर लिया है. टेक्नोलॉजी क्या है, लोग प्रीपे करते हैं अपने राउटर में, पैसे डालते हैं, वो पैसे स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट होते हैं. अब नेबरिंग राउटर्स एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं कि भाई ये आपका नेबर है, आपने बेसिकली उसको आप पेमेंट कर सकते हैं टू यूज हिज रूफटॉप एज अ हॉप इन ऑर्डर टू गेट टू द इंटरनेट. दिस क्रिएट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंसेंटिव्स. लोग अपने एंटेना को खड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको पैसे भी मिलते हैं, सो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रोथ ऑफ द नेटवर्क. इसको जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसके अंदर थोड़ा घुसते हैं. मैं थोड़ा घुसना शुरू किया एल्थिया के साथ, एंड the more I looked at what they had made, like their breakthrough is called Pay for Forward Protocol, and it is exactly what it says. Like you pay other nodes in a network a payment as soon as you use their like facility to transfer data. And I thought this was a powerful idea. So I got into this quite a bit, and now actually I haven't announced it. There's a formal announcement coming, article coming, nothing secret about it. I just haven't had the time to finish the article, but we plan to do a sizable deployment in Nebraska now. हमने basically, because फायदा क्या होता है इसका, right? I want to just kind of help you understand कि telecom internet connectivity से क्यों relevant है, and then we can talk about crypto. Internet connectivity में मैंने तुम्हें बताया demand risk का मसला है, right? Government ले या ये private investor ले, रेवेन्यू शेयर एग्रीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है. अभी बेसिकली मैं अगर छोटा आईएसपी हूँ ना, मैं जाके किसी मिडिल माइल फाइबर ऑपरेटर से कहूँ कि भाई मैं एक नेटवर्क बनाऊंगा, ठीक है, मेरे साथ रेवेन्यू शेयर कर लो, जब मेरे पास यूजर्स आ जाएंगे ना, जैसे जैसे यूजर्स ग्रो करेगी ना, मैं आपको पैसे देता रहूंगा. तेल भी लाइक यार ये बंदा कौन है, कंपनी बनाई नहीं है इसने, ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते. अमेरिका में भी ये मसला है, ठीक है. अब जब मैं उनको ये चीज दिखाता हूँ कि यार ये देखो, ये एक सिस्टम है जो आपको कंप्लीट फंड फ्लो ट्रांसपेरेंसी देता है.
कि जो पूरे के पूरे फंड एक टेलीकॉम सिस्टम के थ्रू जा रही है ना, आपको फुल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी एट द एंड यूजर लेवल। और हम प्रोग्राम कर सकते हैं, हम प्रोग्राम कर सकते हैं पैसे एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं। आप अगर जैज के कस्टमर हैं पाकिस्तान के, इमेजिन करें आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि हर फोन की पेमेंट एग्जैक्टली कहाँ जा रही है, किस टावर को, किस सब कॉन्ट्रैक्टर को, आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। जब आप ये विजिबिलिटी नेटवर्क स्टेक होल्डर के पास लेके जाते हैं, आपका रेवेन्यू शेयर एग्रीमेंट हो जाता है। हमने रेवेन्यू शेयर एग्रीमेंट साइन कर लिया है। हमने रेवेन्यू शेयर एग्रीमेंट विद द मिडिल माइल ऑपरेटर कॉल्ड ओपीटीके नेटवर्क्स एंड सम बिल्डिंग ओनर्स इन रूरल नेब्रास्का हमने साइन कर लिया, और अब हम ये नेटवर्क खड़ा करेंगे, राइट। अब हमारे लिए ये क्यों ब्रेक थ्रू है, मसला क्या होता है टेलीकॉम नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क खड़ा करने में? शुरू के सालों में बड़े लॉसेज होते हैं। क्यों होते हैं लॉसेज? आप डिमांड को एस्टिमेट नहीं कर सकते, दिस इज डिमांड रिस्क। लेकिन जब एक रेवेन्यू शेयर होता है, रेवेन्यू शेयर के अंदर आपके लीज कॉस्ट नहीं चल रही जब तक यूजर नहीं आया, आपकी बैंडविड्थ पेमेंट नहीं चल रही जब तक यूजर नहीं आया। आपने हुआ क्या है, आपने बहुत सारा रिस्क स्मूदन आउट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज मेड पॉसिबल थ्रू स्टेबल कॉइन्स। This is made possible. Now, I'm sure like some people will be listening, will be like, तो ये तो आप डेटाबेस के साथ भी कर सकते हैं। पर मुझे नहीं पता भाई, मैं ब्लॉकचेन एक्सपर्ट नहीं हूँ। शायद कर सकते हैं, शायद नहीं कर सकते। मुझे ये डिसेंट्रलाइजेशन की कहानी इतनी फुली तरह नहीं समझ आती। मुझे ये पता है एल्थिया के लोगों ने ये चीज बना ली है, हजारों लोगों को सर्व कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी चल रही है। वो बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन देते हैं क्यों ये डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, क्यों ये ब्लॉकचेन की जरूरत है, क्यों हम कॉस्मोस के साथ, बहुत सारा बैबल है क्रिप्टो की दुनिया में, उनका सोल्यूशन चलता है। जो और दूसरी चीज उनके बारे में, जो औरत उनकी सीईओ है आज, वो उसने पहला नेटवर्क खड़ा किया था उनके लिए अपने गांव में। 1800 लोगों का गांव है, क्लैट्सकनाय ऑरेगन। उस बंदी ने, उसको ये ब्लॉकचेन से कोई प्यार नहीं था, उसने अपने टाउन को अच्छा इंटरनेट देना था। उसने ये टेक्नोलॉजी ढूंढी, डेवलप हो रही थी तब, नेटवर्क खड़ा कर दिया, राइट राइट। तो मुझे क्यों उनके साथ काम करने को अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ यार ओके, प्रॉब्लम को पहले देखते हैं फिर टेक्नोलॉजी चूज करते हैं। They have embraced cryptocurrency and blockchain as an enabling technology that can build internet infrastructure in rural areas. I think that's awesome. So for me, and now when I start playing, so I mean the kind of, for me, I've kind of done a bunch of tweaks to how they were deploying it. They were initially thinking कि यार हम पहले users को onboard करेंगे, then we will go build the network. मैंने कहा उल्टा करो, पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओनर्स है उनको ऑनबोर्ड कर लो, उनके साथ रेवेन्यू शेयर करेंगे, फिर हम यूजर्स को ऑनबोर्ड कर लेंगे। दे विल build it and they shall come. Right, not even build it, they shall come, and you're taking a lot of risk on losses there. You're saying, because see, I'm also very conservative with capital, right? I don't want to burn cash and operating expenses, so I'm like, how do I get to like zero operating expenses, build a network? We've now done that, right? And so for me, that's a breakthrough. And because of them, right now I also then start thinking, अच्छा भाई, क्योंकि मेरा तो एंड गोल है कि जी फाइबर को घुसाना है, राइट। सो मैं एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ विद अनदर लाइक, अब देखो, अब मेरे पास, अब दिस इज वेयर थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग, राइट। अब मेरे पास ढेर सारे राउटर्स आ गए हैं एक नेटवर्क में जो रियल टाइम पेमेंट्स कर सकती हैं। नाउ इन थियरी आई कैन एक्चुअली गो एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर एंड से, मैं ना 2 माइल फाइबर मैं लगा दूंगा, ये 2 माइल फाइबर मेरी प्रॉपर्टी होगी, और ये भी इन एंटेनाज और राउटर से अटैच्ड होगी। जो ट्रैफिक इसके थ्रू फ्लो कर रही है उसकी पेमेंट्स मुझे मिल जाएंगी। Right now, I've just found a way to extend fiber laterals. Right, I found a way to extend fiber laterals. Again, I can't do this by investing in a small ISP. Right? How will I do that? The due diligence of investing in a small ISP would be so time consuming. And so my view, generally, at a very macro level, is protocol due diligence is more scalable than company due diligence. And because of that, I think this is a very important conversation. I think there are some very important breakthroughs. And I think the moment you get past the speculative nature of cryptocurrency, oh, 10x return kar liya hai, FUD, which is like fear, uncertainty, doubt, and like all the Twitter people talking about ki Ethereum is going to 10,000, Bitcoin is going to 500,000. Who gives a crap where it's going? Take a look at what it does. And again, like I don't know what Bitcoin does. I haven't figured that out. Ethereum does a lot. It is able to literally like create whole financial systems. There's a financial system running on that thing. It is powerful. There are savings. I mean, it's very powerful. So apparently now there are yield curves for
rare swords in video games that are running on Ethereum coins, because you can lend your sword to your friend who wants to use यार it for यही to तो complete a level. और 10 साल ये- के बच्चे जो हैं वो अब yield कब experts बन गए, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि इसका एक APR है इस एसेट का, जो उन्होंने बड़ी मेहनत करके कमाया है इस वीडियो गेम के अंदर. मुझे जो what really so you know what really kind of took me what really took me or like where I've like really kind of I would say really kind of taken a deeper dive into cryptocurrency. मैंने 2019-20 में ना काफी टाइम स्पेंड किया to develop a financial product called a fiber backed security, and I was playing with this idea for America, of course, initially, and then thinking how to transport it. But in America, I was like, yeah, if fiberizing a home makes that home more valuable, can I somehow use that value increase of a home to finance a fiber network? And so I spent a bunch of time with lawyers and with some banks coming up, thinking about, what will be the collateral, how reliable is that collateral, blah, 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 right? Spent a stupid amount of money on lawyers, got a little contract made. It worked on a spreadsheet, but the execution was very problematic, right? Like now when I revisit some of those ideas with the kind of Legos that are available, I mean, there's this protocol called Alchemix. They found a way to tokenize future yield. And again, I don't want to get too lost in, there's too much jargon over here. And, some people listening may be thinking, oh, ये तो एक Ponzi scheme है और ये है और ये वो है. यार, spreadsheet पे बैठो, cash flows map out करो और चेक करो कितना collateral at play है, कितना collateral record कर सकती हो. ये चीज मैं लिख के कह सकता हूँ as a financial modeler who's taught financial modeling for 10 years, who's been in this thing. जो आप रिस्क ले रहे हैं अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, यहाँ पे आप कम ले रहे हैं. क्यों? यहाँ पे हर चीज ओवर कोलैटरलाइज्ड है. हर चीज ओवर कोलैटरलाइज्ड है. आपका कैपिटल इज नॉट एट रिस्क. आई मीन लाइक पिछले दिनों दबा के क्रैश हुआ है प्राइसेस में. कोई मेजर, जिसको ये डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल कहते हैं, कोई मेजर लिक्विडेशंस नहीं हुई. क्यों नहीं हुई लिक्विडेशंस? कोलैटरल मौजूद है, कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं, प्रोग्रामेबल है. अब क्या मसले कहाँ पे हो सकते हैं? या ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये हैक हो सकता है. यहाँ पे अब कंप्यूटर साइंस की बकवास है, नहीं समझ आती. लेकिन अब उसके लिए भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पैदा हो रहे हैं. आई फील लाइक जो लोग एक बहुत होलियर देन दाउ व्यू ले रहे हैं कि ये बकवास है, I think they're missing out, frankly. But at the same time, like, I don't want to get into like belittling anyone, right? Like, or particularly like these economists, like these are great people, right? Like, these are people who like dedicated their time to learn about something. And I do feel like, this is kind of, so yeah, I mean, anyway, I've said a lot here, yeah, but I just want to be upfront. Yeah. I want to be upfront about one thing. Dekho, like, this is not my stream area of expertise at all, लेकिन जिस प्रॉब्लम से मुझे प्यार हो गया, मुझे नजर आ रहा है एक जबरदस्त टूल जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी बहुत मदद कर सकता है. इसलिए आई एम पेइंग अटेंशन टू क्रिप्टो. माय थिंकिंग ऑन दिस हैज बीन 2007 में जब अमेरिका आया तो Amazon के ऊपर बड़ी उस जमाने में डिबेट चलती थी कि सस्टेनेबल कंपनी है कि नहीं, ये तो लॉस ही बनाई जा रही है और कैश फ्लो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जेफ बेजोस पॉन्जी स्कीम रन कर रहा है, ये पी रेशियो इनका इतना हाई क्यों है, वगैरह वगैरह. आई वाज इन अंडरग्रेड बिजनेस स्कूल एट द टाइम, एंड that has been for me a learning experience, was that rather than taking a position, pehle get to the basics of what a company or a system or a technology is trying to do, right? So if you were one of those people who took a high level position on Amazon's a bookstore and a bookstore can't be worth X amount of dollars because it's a bookstore, you lost a lot. Not only in terms of understanding what that company was trying to do, but financially as well. Because if you figured it out, you would have invested money in Amazon. But even simpler, I would say the third thing. This is kind of the point I was making, and I can go lost. If you figured it out sooner, you would have used that stupid technology to sell things on it. You would have gotten onto Amazon. You would have started selling whatever, I don't know, bottles and shit. Like, you would have benefited from the power of Amazon sooner, where there would be no speculation. It would literally be cash flow. You would buy a product, you would use an efficient supply chain to distribute that product, and you would earn cash. Like, yeah.
And I think a similar thing is happening in the crypto world, right? Because absolutely. everyone's just looking at the price of the latest coin or whether it crashes or rises because Elon Musk sent a tweet. They Yes. haven't figured out the underlying technology. So mera crack moment tha when I started following this only a couple of years ago, Yeah. was that मैंने देखना शुरू किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को और डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ अ ब्लॉकचेन की सैंक्टिटी को कि यू कांट चेंज इट राइट वंस इट्स रिटन ऑन द ब्लॉकचेन इट्स वेरी हार्ड नियरली इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस की मुझे भी समझ नहीं आती थोड़ा बहुत समझ आता है कि हैकेबल नहीं है आप जो भी कर लें उसके साथ तो अब आप सोचे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ प्रॉपर्टी राइट्स इतना बड़ा मसला है किसी ने किसी की जमीन ले ली पेपर वर्क नहीं है कभी कोई आ गया तो उसने खरीद लिया जज को मैजिस्ट्रेट को या पटवारी को वगैरह if you transfer your property rights, property land records, land deeds onto a blockchain as a national mission, you not only solve the long-term issue that the country has and its people have with their property and their property rights, आप पूरी एक market open कर सकते हैं collateralizing real estate की जहां ना सिर्फ टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एफबीआर को क्योंकि उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं सकती इफ यू गेट इट राइट and people can borrow and lend, they can tokenize their real estate, they can say यार मुझे अपग्रेड चाहिए मेरा छोटा सा जो है Airbnb है स्कर्दू के अंदर पैसे नहीं है उसको वो टोकनाइज कर देगा वगैरह and that for me was a mind blowing thing like just from a creative not on getting into the weeds of how you will make this work but from understanding what this technology is capable of it was like wow if you can figure this type of stuff out आप मतलब 10 साल के अंदर मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं लेकिन ये होगा नहीं I hate to be that ass but I have to say this यार देखो भाई बात ये है टैलेंट का मसला है ठीक है जो टैलेंट I mean वही वाली बात है काफी सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी ये बैंक जो बड़े बड़े बैंक है हमारे पाकिस्तान में इनकी कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशन क्यों इतनी खराब है क्यों खराब है इतने पैसे हैं HPL UBL ABL जितने नॉट पिकिंग एनीवन क्यों गंदी एप्लीकेशन बनाते हैं भाई आपने जब एक स्टाइफलिंग ब्यूरोक्रेसी बना दी है जहाँ पे ढेर सारे साहब लोग बैठे हैं वो ढेर सारे साहब लोग टैलेंट को संभाल नहीं सकते टैलेंट कहता है यार मैंने नहीं आपकी बुलशिट ब्यूरोक्रेसी में रहना क्योंकि मेरे पास एक और सिस्टम है जो एक्सेसिबल है इस इंटरनेट की वजह से जो मेरी कदर ज्यादा करता है मैं अपना टाइम उसको जाके दूंगा अब ये जो पूरी क्रिप्टो की कॉन्वर्सेशन है ये तो और आसान करती जा रही है उस टैलेंट को रिवॉर्ड करने में ठीक है एंड यहाँ पे मैं इतना कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ कि कोई मुल्क अपनी ब्लॉकचेन बनाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे मेरे ख्याल से I am right now giving a lot of my time to this Althea project. I'm not working for American Tower. I'm not working for Facebook. Why? Because I think I can actually get a much better reward for my time by working with this community. And there's so many things that get solved when you work with a community like this. You don't have to, small things, right? When I would build a company, क्या होती थी रिक्रूटिंग में 2 घंटे का इंटरव्यू करना है 3 दिन का टेस्ट करना है फिर तुक्का मारना है कि बंदा या बंदी ठीक हो या ना हो यहाँ पे आपको पूरे प्रोजेक्ट करने का मौका मिलता है 3-3 4-4 महीने के साथ आपको पता चलता है कि यार अगला जो मैं जिसका कोलैबोरेट करना चाह रहा हूँ कितना दम है कैन दे हैंडल द बैटल और नॉट वन ऑफ द रीजंस आई एम वर्किंग विद एल्थी आई एम लाइक डेब्रा कैन हैंडल द बैटल ठीक है no that's a fair point so what I'm getting at is I think जो तुम बातें कर रहे हो I'm sure ये होंगी I believe hongi and I mean what I ultimately care about is prosperity of the Pakistani people. I care about the people who live in Pakistan, but I mean for me the state and the bureaucracy and the systems, do I love that? No, I love things. My empathy is for things that can suffer. Our state, our flag can't, our bureaucracy, our systems can't suffer, but the humans that live in it, they can suffer, right? So, what I'd love to see is hopefully breakthroughs where some people do start building these services and then over time adoption happens, right? And I'm optimistic, yeah. Over there, I'm very optimistic. I do believe कि ये adoption खुद ब खुद होगी because and standard चीजें होंगी, right? बैन्स आएंगे बेसिकली क्योंकि पावर की बात है राइट एज पावर गेट्स मोर डिसेंट्रलाइज्ड लोगों को डर लगेगा कि ओह ये तो पावर जा रही है एंड देन पीपल विल टर्न टू कि ओह ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है ये हो सकती है वो हो सकती है दे विल बैन इट एंड देन दे विल रियलाइज बैन करने से हम बहुत पीछे रह रहे हैं
right? And then that cycle will continue, and that's happened before. I think in a way, my guess on this is, and I'm mindful of time as well. My guess on this is that we are probably going to see a printing press type moment in the next 5 to 10 years with crypto. Yes. And the countries that say कि इसको ban लगा दो या इसको बंद कर दो क्योंकि इसमें speculation है or it's a waste of energy, whatever, name your argument for why it should be banned, will be the biggest losers in the 21st century. Because this technology is transformative, it's here to stay. If you look past the speculative nature of what's going on in the markets in terms of trading these cryptocurrencies, there is a lot that you're missing out on if you don't pay attention to it. I would just add the governments of those countries will be losers, not necessarily countries, because when it's important to distinguish people versus governments, right? Because see, people will find a way to benefit from breakthroughs, and life finds a way, incentive finds a way, human nature finds a way, and so I think government and state, would likely suffer, or like state bureaucracy would likely suffer. But for any individual who's a potential listener, I would say at least pick whatever problem you're obsessed with, and then see what Legos are out there that can help you, right? And odds are you'll find something that is that's pretty powerful. And before we close out, I'd love your book recommendations on this. I'll say one final thing before closing this crypto chapter. Came to my mind. Anyone who's listening, I don't know much about it. He's no expert on this. We're reading, learning, right? So the point is to learn. I personally have found that learning about Bitcoin, for example, by reading the white paper and reading a couple of books is far more transparent, far more simple than reading the Fed's reports, than reading Bank of America's financial statements, than reading name your conglomerate or financial services company and it's 10K, right? And so my view on this is कि यार मैंने ये पढ़ के इतना transparently अगर समझ लिया और वो company जिस पे मैं अपना 401k लगा रहा हूँ वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो करते क्या है. So something somewhere is upside down in this. Even I'll say one even more thing, right? मेरी बहुत लिमिटेड है कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटी. मुझे पेपर शेपर पढ़ने नहीं आते, ठीक है. मुझे वीडियोस देखने का शौक है. अभी मेरे वो ब्यूटीफुल वेबसाइट है 3 Brown 1 Blue, यूट्यूब चैनल है. दे एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ मैथ इक्वेशंस विद ब्यूटीफुल विजुअल्स. They've got this beautiful video, 20-minute video on how Bitcoin works, and they show you with beautiful visuals what is SHA-256. I think so. What I'm getting at is I don't see a lot of very creative people making beautiful videos to explain the annual report of AT&T, but I see a lot of creative people taking time out to explain the white paper that Satoshi Nakamoto wrote. And once you see videos like that, and then you go back to actually reading the paper starts making a lot of sense. Because, and this is the thing I want to say to anyone who's thinking about this whole space, यार पहले दिन कोई चीज पढ़ते हो ना, बड़ी इंटिमिडेटिंग लगती है, नहीं समझ आती, ठीक है. दूसरे दिन बेहतर होती है, तीसरे दिन बेहतर होती जाती है. मतलब if you can change your relationship with learning, unfortunately because of schooling and because of the pressure on grades, our relationship with learning is कि अगर समझ नहीं आई तो बड़ा मसला है, and then we start hating ourselves कि हम इतने नालायक हैं. I do it too, right? कि मैं इतना नालायक हूँ, मुझे चीज समझ नहीं आ रही, मैं इतना bad हूँ मैथ में, especially when it comes to things like math, numbers. Exactly, right? कि मैं क्यों इतना नालायक हूँ, right? लेकिन भाई बात यह है कि पहले दिन नहीं समझ आती चीज, राइट? लेकिन अगर आप उसको रिविजिट करें दूसरे तीसरे दिन, वो जो टर्म्स है ना वो प्रिंट होना शुरू हो जाते हैं दिमाग में, और जब वो टर्म्स प्रिंट होना शुरू हो जाते हैं ना तो आपका दिमाग फिर इमेजिन करने लग पड़ता है चीजें. सो ऑल दिस टू से in this whole space there are some wonderful videos. If you don't like reading white papers, forget the white paper, just look at the YouTube videos. There's this whole series of videos explaining how a Yearn Finance vault works. Here's last thing I just want to entertain with you a little bit, right? Let's say तुमने तो an annual report की बात की, right? Let's say you're some rich guy, you've invested in a hedge fund. Try and ask that hedge fund manager to explain their strategy to you. They'll be like, it's so complicated, and we use a lot of algorithms and blah blah blah. That's 15 किस्म के acronyms use right? Bakwas, right? You go on, you pick a Yearn Finance vault or a Curve Finance vault. Vault is a term where there's a bunch of trading strategies that are at play.
it is fully documented, and people have taken the time to actually explain it to you कि exactly cash flow कहाँ जा रहा है, किससे interact कर रहा है, क्या risk exposed हो रहे हैं, and you can put these things in a spreadsheet and like go up and down and be like, okay, worst case क्या हो जाएगा? Can like your favorite hedge fund do that? I doubt it. Anyway, yeah, In I fact, think the favorite hedge fund may go under and ask the ah SEC to stop trading because the Reddit crowd, our yeah. Wall Street bets came after some short they're holding. Yes, So, yes, that too. so on that, like before we close, Ashwin, this has been a wonderful conversation. Yeah, I thank you for your time. जाते thank जाते you. book recommendations बता दें, videos तो आपने दे दी, तो video दे दे या Yeah, book दे दे, मर्जी है आपकी. yeah. Okay, yeah. So number one is *Sapiens*. It's history. I mean, again, and now I am reading that book for the third time now. And where I'm at now is पहले मुझे होता था कि मैंने हर हफ्ते एक बुक पढ़नी है. अब मुझे होता है कि नहीं, जो अच्छी बुक्स है मैंने उनको बार बार पढ़ना है, क्योंकि मैं इनको याद करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे पेट में बैठ जाए. So I love *Sapiens*. I'm reading it for the third time. Second one is the Three Body Problem trilogy. I'm going to count it as one, even though it's three books, but it's Three Body Problem trilogy. It's a science fiction book by, I'm going to mess up his pronunciation, but it's Cixinlu. He's a Chinese author who wrote the book in Chinese, but the book's been translated in a lot of languages. Beautiful science fiction book. The third one is also science fiction. It is A Brave New World by Aldous Huxley. And why two science fiction books and one history book? Well, I have not read a better history book than *Sapiens* or a more entertaining book than *Sapiens*, but why science fiction books? I feel like the way they are able to make comments about society and societal structure, and it really, it's hard to explain. Like for me, like just like reading Three Body Problem, it just like always kind of helped me put myself in perspective with the larger galaxy and universe around me. And at the same time, like, really kind of, it was very mind opening from the perspective of कि like यार उस situation में ये चीजें हो सकती हैं. And so yeah, basically I would say that's kind of where I'm at now. Like history books, science fiction books are the most interesting things that I recently finished reading a science fiction book called Ministry for the Future. Okay, I'll check that out. It's You wonderful. I loved it. I'll send you the link after this. Yeah. But again, I agree with you. Reading science fiction, then also if it's well researched science fiction, as most of it is, it gives you a glimpse into a future that you start also creatively thinking about what's possible today to realize what this person is talking about, or if it's dystopian, then what could go wrong. It makes it fun, right? Like, so they, for example, like, and all of these science fiction books, they will bring in historical characters who were academics. Like I don't know if you read Cryptonomicon, but I think that's like another. Neil Stephenson is like a super cheetah in this whole space. Cryptonomicon mein jo pehla chapter hai, it's actually like almost like a discussion between Alan Turing and I'm forgetting a couple of other big shots in this world. I do remember like Googling them and reading about them. But what I'm getting at is, the point that's getting lost here is, when you read science fiction, and obviously they won't like explain the concept to you perfectly, but because they put it in context, see, like stories are beautiful, right? Like learning math without a story sucks, right? But when you have a story and then there is like technology and math embedded in that, it becomes fun. And I feel like this is kind of like just my larger view on life, that like you owe yourself an incredible life. So like have fun along the way, right? Learning's a lot of fun. Like don't make learning painful. I mean, it can be absolutely entertaining. So I think that's what science fiction does. It makes learning reliable science fun. And yeah. I think that's great advice overall on learning. So on that note, Asfi, thank you so much for taking out the time and joining us here on Pakistonomy. And I think I wish you all the best. And I would love to have you on again to see how the Internet for All dream is working out. So thank you so much for taking out the time. Yeah, no, thank you. I wanna actually thank you like for reaching out. I've said again, like, really enjoyed like just last couple of days following you on Twitter. Like just, it's always a pleasure to like
talk to another Pakistani who is, also thinking about, I would say, issues critically, thinking about what's possible, thinking about just kind of advancing the conversation. So no, thank you. I'm grateful. Matlab, this has been very energizing for me. And yeah, I also hope we get to meet at some point and, just kind of go beyond this whole Zoom world that we've been in for the Yes, last year and a half. for sure. Take care. Khuda Hafiz. Later.